हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ एवं बौद्धिकता मापन के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि है क्षमताओं का एक समूह। बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति साविवेक चिंतन करने, सउद्देश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण से प्रभावी रूप से निपटने में समर्थ होता है। ये कथन है बेशलर। बुद्धि है एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता। बुद्धि योग्यता है सीखने की, स्वयं को नई परिस्थितियों के समायोजित करने की, विचारों पर चिंतन की। बुद्धि अपने आसपास को समायोजन योग्यता है, कहा था जीन पियाजे। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडलों, उदाहरण समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द है बुद्धि। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः प्रेरित होता है बुद्धि से। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। नई कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना कहलाता है बुद्धि। बुद्धि के प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं को प्रतिबिंब होता है। जिस किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। ये सिद्धांत दिया थॉमसन। थार्नडाइक द्वारा बुद्धि को 3 श्रेणियां हैं: अमूर्त, सामाजिक बुद्धि तथा मूर्त बुद्धि। एकाग्रता तथा सृजनात्मकता आधारित होता है व्यक्ति के बौद्धिक स्तर तथा चिंतन पर। बुद्धि समावेश करती है अवसारी चिंतन का। नंबर 3, बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक। अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है वंचित वातावरण। बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों एक उत्पाद हैं। अनुवांशिकता, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, कहा था टर्मन। तर्कसंगत चिंतन शब्द संबंधित है बुद्धि से। बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है विद्यालय का वातावरण। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। नंबर 4, बुद्धि मापन का इतिहास। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं को सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। सभी मनुष्यों के बीच बुद्धि का वितरण नहीं है समान। एक बालक की शैक्षिक लब्धि 70 से कम है, उस बालक को कहा जा सकता है पिछड़ा बालक। भाटिया बैटरी का प्रयोग के मापन हेतु किया जाता है बुद्धि। बुद्धिमापन को भाटिया बैटरी परीक्षण में है 5 उप परीक्षण। बैचलर ने बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है 11। प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है बाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। चेस तथा कार्ड को वर्गीकृत किया जा सकता है बौद्धिक खेल। प्रदर्शन बुद्धि को के द्वारा मापा जाता है चित्र व्यवस्था। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बेसल आयु के मापन से संबंधित है बुद्धि। मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले बताया बिने साइमन परीक्षण 1908। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ। 1911 स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। नंबर 5, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि का निष्पादित परीक्षण है भाटिया बैटरी। वह परीक्षण जो बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्ति आवाचित परीक्षण है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। रेवेन को प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक बुद्धि परीक्षण है आभाषिक। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण है समूह परीक्षण। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण में शुरू हुआ समूहों में। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण है आर्मी बीटा परीक्षण। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है शाब्दिक समूह परीक्षण। नंबर 6, भारत में बुद्धि परीक्षण। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ का इस्तेमाल करने के मुख्य सरोकार हैं प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पाद केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया अल्फ्रेड विने। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। नंबर 7, बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि का वितरण। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/MC × 100।
बुद्धिलब्धि के लिए फार्मूला दिया था विलियम स्टर्न टर्मन। प्रतिभाशील बालक की बुद्धिलब्धि होती है 140। बच्चे की बुद्धिलब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि। टर्मन के अनुसार 90-100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है सामान्य बुद्धि। मरोन्स बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है 50 से 75। 20 या 25 से कम बुद्धिलब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धिलब्धि स्तर होता है 90 से 109। वह एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि। मंद बुद्धि वाले लोग जिनका बुद्धिलब्धि स्तर 25 से 39 के बीच है कहलाते हैं गंभीर मंद बुद्धि वाले। मानसिक मंदता का तात्पर्य है औसत से कम मानसिक योग्यता। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। जब कोई एक शिशु का बुद्धिलब्धि 70 से 90 के बीच रहता है, तब ऐसे शिशु को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? धीमी गति से सीखने वाला शिशु। वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं मंदबुद्धि बालक। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया टर्मन द्वारा। उच्च बुद्धिलब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है। शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि है उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। जिस बालक की मानसिक आयु उसके कालानुक्रम आयु के बराबर हो, उसकी बुद्धिलब्धि होगी 100। बुद्धिलब्धि के सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वर्ष 1916 में। AAMD तथा APA के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धिलब्धि परास होता है 20 से 35। शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है 50 या 75 से 90 तक। निष्पादित लब्धि का सूत्र है AQ बराबर EA/MA × 100। अधिकांश लोगों का औसत कुछ बहुत ही उज्ज्वल होता है और कुछ बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित। यह कथन आधारित है बुद्धि का वितरण बुद्धिलब्धि के संबंध में सत्य है। कालानुक्रमिक आयु एवं व्युत्क्रमी संबंधित